नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे अहम फैसला देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया है। इसके तहत देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया जाएगा, जो शहर में यातायात को व्यवस्थित करने का काम करेगा। बैठक में हाईकोर्ट से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशु लिपिक के एक पद बनाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान भी हुआ। सरकार ने कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। ये योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी, ताकि पहाड़ी इलाकों के किसानों को कम लागत पर आहार मिल सके और पोल्ट्री पालन को बढ़ावा मिले। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनका कहना था कि विकास कार्य में सभी फसल होंगे जब स्थानीय लोग उसमें शामिल होंगे और उससे सीधा लाभ उठा सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये कैबिनेट बैठक देहरादून और पहाड़ी जिलों के लिए कई अहम फैसले लेकर आई। इससे शहर की ट्रैफिक समस्याओं को राहत मिलेगी और ग्रामीण इलाकों के किसानों को सहूलियत होगी। माननीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई, जिसमें कुल 6 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको मैं बिंदुवार आपको बता देता हूँ। महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2 पदों का सृजन किया गया है। एक वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और एक आशु लिपिक का 2 पदों का सृजन जो महाधिवक्ता कार्यालय है माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में, उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद ऊधम सिंह नगर में हाजलपुर महरौला में प्राधिकरण ने वहाँ पर जमीन की मांग कर रखी थी। उसको आज माननीय मंत्रिमंडल ने 9 हेक्टेयर भूमि वर्तमान सर्किल रेट पर प्राधिकरण को हस्तांतरित की है, जिसमें वो अपना कमर्शियल और जो आवासीय परियोजना है उसको ले आएंगे। जी 9.9 हेक्टेयर। देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हेतु देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया गया है। ये एक तरह की कंपनी है जो देहरादून में ई बसों का संचालन करने के लिए अधिकृत होगी और प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत ई बसों के संचालन के साथ साथ वर्तमान नगर बस सेवा का संचालन सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये करेगी। उत्तराखंड में कल प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इसी क्रम में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर तैयारियों का निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों को हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। खासतौर पर सुरक्षा, परिवहन और बैठक स्थल की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की कमी न रह पाए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं। इस दौरे से आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का प्रयास है कि हर प्रभावित परिवार तक समय पर मदद पहुंचे और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से पूरे हो। ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर नगनी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 से 13 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग, पुलिस और रेस्क्यू टीमें वहां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। मौके पर पहले से मौजूद एम्बुलेंस द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके अलावा और एम्बुलेंस घटना स्थल की ओर भेजी गई हैं, ताकि घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके। अब तक 108 चंबा टीम ने गंभीर घायल को खाड़ी अस्पताल पहुंचा दिया है। प्रशासन और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों की भी मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों को अलर्ट भी किया गया। यह हादसा फिर से सड़क सुरक्षा और सतर्कता की जरूरत को सामने लाता है। धराली आपदा को 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है।
अब हालात सामान्य होने लगे हैं और गंगोत्री धाम में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मार्ग सुचारू हो रहा है वैसे वैसे गंगोत्री धाम मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देने लगी है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन से अपील की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए और मार्ग को बड़े वाहनों के लिए सुरक्षित तरीके से जल्द खोला जाए। उनका कहना है कि जब हाईवे पर यातायात पूरी तरह बहाल हो जाएगा तो गंगोत्री धाम में यात्रियों की संख्या और भी बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और तीर्थाटन को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल यात्रियों का धीरे धीरे लौटना क्षेत्रवासियों के लिए राहत की बात है और धाम की रौनक फिर से लौटती दिखाई दे रही है। कपत्तर क्षेत्र में अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अंबाड़ी यमुना घाट से अवैध खनन में इस्तेमाल 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी गई है। मॉनसून सीजन में नदियों में खनन पर रोक के बावजूद खनन माफिया लगातार उफनाती नदियों से अवैध उपखनिज निकाल रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता भारत चौहान का कहना है कि डाक पत्थर बैराज डैम से लगे इलाके में रोजाना दर्जनों वाहन अवैध खनन करते पाए जाते हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। शिकायत करने पर संबंधित विभाग अक्सर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर अवैध खनन की तस्वीरें वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अंबाड़ी यमुना घाट से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की। पुलिस ने कहा कि अन्य जगहों पर भंडारित उप खनिजों की जानकारी भी जुटकर आगे कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली डाक पत्थर के पास यमुना नदी में घुस गए हैं खनन करने के लिए, तो उसी सूचना पे हम लोग फोर्स के साथ आए थे और हमने इसमें कार्रवाई में 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खनन की सामग्री के साथ पकड़ा है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ देखा जा रहा है भंडारण भी काफ़ी जगह एकत्रित किए उन्होंने बरसात के मौसम में, उस पर भी क्या के लिए भंडारण के लिए हम लोग भी चेक कर रहे हैं और हमने खनन विभाग को भी इनकी रिपोर्ट भेज दी है, तो वो भी अपने स्तर से जांच करके कि ये वैध है या अवैध है, उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मानते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब हम विकास नगर की बात करते हैं तो विकास नगर की चाहे वो आसन नदी हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो टॉस नदी हो, सब जगह अवैध खनन बड़ी मात्रा में हो रहा है और ऐसे समय में हो रहा है जब नदियों में खनन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि नदियों में पानी अत्यधिक है। जब आज सुबह मैंने देखा तो लगभग 8-9 ट्रैक्टर एक साथ भरे जा रहे थे और वो भी मशीनों द्वारा भरे जा रहे थे। इस संबंध में मैंने विधिवत खनन अधिकारी से भी बात की है, सीओ विकास नगर से भी बात की है, परंतु उनका एक रटा जवाब रहता है कि पुलिस कहती है कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, खनन विभाग के लोग कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे इस बात पर बड़ा कष्ट है कि सरकार के नाक के नीचे ये चोरी हो रही है, तो ये उचित नहीं है और ये खनन है कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और अवैध खनन के कारण जब बड़ी संख्या में इनके ट्रैक्टर निकलते हैं तो बहुत खतरे का जैसा एक संकेत रहता है और जहाँ से ये खनन होता है वहाँ तो इतना शोरगुल होता है कि लोगों का वहाँ जीना दुभर हो रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस खनन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर ने बताया कि फिलहाल देहरादून में हल्की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में हरिपुर में 80 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि अन्य स्थानों पर बारिश सीमित रही। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी जमा होने या ढलानों पर भूस्खलन का खतरा हो सकता है। तो मैंने ये भी बताया कि लगातार बारिश से नदी और नाले का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन को भी आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से भी कहा है कि बारिश के दौरान खेत और रास्तों में सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।